बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, सियासत में इस वक्त बदतरीन डेडलॉक है और माजी में सियासी जमातों के दरमियान जब भी डेडलॉक की कैफियत के खात्मे के लिए रियासती इदारे हमने देखा किरदार अदा करते हुए नजर आते थे, उन्हें मिल बैठने की तरगीब देते थे, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि डेडलॉक टूटता नजर नहीं आ रहा। सियासी मसाइल का हल पार्लियामेंट से निकल सकता है, मगर पार्लियामेंट गैर फाल नजर आती है, जबकि सियासत पुरतशद्दुद हो चुकी है और ये किसी सूरत जमहूरियत और सियासत के लिए खुशाइंद नहीं है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत हर महीने एहतजाज से सड़कें गरवाने की कोशिशों में है। वो इदारे जो कभी माजी में सुलह फहमी का किरदार अदा करते थे, अब वो भी सियासत ज़दा हो चुके हैं। अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ये फैसला करना होगा कि एक दूसरे को गिराना है या फिर सिस्टम को आगे लेकर जाना है। ये तय है कि हुकूमत को एहतजाजी कॉलों से गिराया नहीं जा सकता और ना ही सियासी कुव्वतों के किरदार को ताकत से ख़त्म किया जा सकता है। सियासी क़यादतों को सुलह फहमी की तरफ आना तो होगा, लेकिन एक दूसरे को फसाद की जड़ करार देने से गुरेज करना होगा। सियासी बहरानों और एहतजाजी तूफानों का हल डायलॉग से ही निकाला जा सकता है, जबकि वक्त आन पहुंचा है कि फ़रीक़ैन को नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए और मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए, वरना वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि जब बात सियासतदानों के हाथ में भी नहीं रहेगी। एक तरफ इक़्तिदार की जंग है जो इक़्तिदार में मौजूद अफराद की बेहिस्सी और इख्तियारात की हवस को बेनकाब कर रही है, तो दूसरी तरफ क़यास आराइयों, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की वजह से मुल्क को शदीद बहरानों का सामना है। लगता ऐसा है कि हर आने वाला दिन मसाइल के पहाड़ को मजीद बुलंद कर रहा है, जबकि सच्ची खबर भी इस वक्त झूठ नजर आ रही है। कोई मयार नहीं रहा कि सच का पैमाना है क्या और झूठा बयानिया किसका है। जब किसी अहम वाक़े की खबर आती है तो उसके साथ ही फेक न्यूज़ का सैलाब आ जाता है और देखते ही देखते ये फेक न्यूज़ मुआशरे के बड़े तबके को मुतासिर कर देती है। फेक न्यूज़ का शिकार होने वाले ममालिक में पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क तो शामिल हैं ही, लेकिन अमरीका, बरतानिया जैसी क़ुव्वतें भी इस हवाले से मुतासरीन में शामिल हैं। अमरीकी इलेक्शन हो या फिर बरतानिया में नस्ली फसादात, सब में फेक न्यूज़ ने अहम किरदार अदा किया। हमारी हुकूमत ने अब दोबारा से पीका एक्ट में तरमीम करने की ठान ली है, जिसके तहत फेक न्यूज़ देने वाले को जुर्म साबित होने पर कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जा सकती है। फेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि आया कि इस नई तरमीम का तलाक वाक़तन फेक न्यूज़ के सैलाब को रोकने के लिए मददगार साबित होगा या एक बार फिर ये नया कानून भी सियासत की नज़र हो जाएगा और नैब की तरह नए कानून का तलाक हुकूमत वक्त के मुखालिफिन की तरफ सिर्फ बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज के पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़िया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, सज्जाद मीर साहब और प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ राना सनाउल्लाह साहब की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा स्ट्रेचर है उनका सियासी एतबार से और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं। कल भी वो एक प्रोग्राम में गुफ्तगू फरमा रहे थे और बात हो रही थी पार्लिमानी कमीशन के हवाले से कि जो तहफ़्फ़ुज़ात 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं, वो पार्लिमानी कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और उसमें यह तय हो कि आखिर हुआ क्या और इसका कसूरवार या ज़िम्मेदारान कौन से हैं। जबकि पीटीआई जुडिशल कमीशन के ख्वाहिशमंद है। आपको लगता है जुडिशल कमीशन का क़याम हो या पार्लिमानी कमीशन का क़याम, ये मामलात का हल है? जी, आप देखें, फॉर श्योर मामलात का हल तो यही है ना कि आप बेशक कमीशन भी बनाएं लेकिन म्यूचुअली एग्री करें किसी बात के ऊपर, और वो तब है कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी एक दूसरे के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें और बहुत सी चीजें आप दूसरों को मनवा सकते हैं, बहुत सी चीजें मान सकते हैं। देखिए, मतमा नजर ये होना चाहिए कि मुल्क को आगे लेके जाना है। मुश्किलात आती हैं, हुकूमत किसी की भी दायमी नहीं है। जो कल हुकूमत में थे आज अपोजिशन में है, जो आज हुकूमत में है कल अपोजिशन में होंगे। बड़ी बड़ी एम्पायर, रोमन एम्पायर से लेके ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर और क्या कुछ था, सारा गुजर गया। तो मेरे ख्याल में हकीकत पसंदी का तकाजा यही है कि डायलॉग हो पॉलिटिकल लोगों के और जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको अननेसेसरीली अपने उसके अंदर इन्वॉल्व करके कंट्रोवर्शियल न बनाए। अगर ये माजी के अंदर इन्वॉल्व होते रहे तो वो भी गलत किया आप लोगों ने और इनको कंट्रोवर्शियल बनाया। जब
ये 2018 सेनेटर के अब्दुल अंदर कलाम साहब, आपने इलेक्शन बड़ी में। ही प्यारी जी बात जी की। आपने कहा कि हुकूमत किसी की भी दायमी नहीं है और बेहतर है कि ग्रैंड डायलॉग जो है उसके ऊपर बातचीत की जाए। सर, डायलॉग का आगाज कह लीजिए कि एक एतबार से शुरू हो रहा था जब 24 नवंबर के धरने की कॉल थी और मोहसिन नकवी साहब भी पैगामात अंदर भिजवाया करते थे बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ के थ्रू, जिसके ऊपर बानी पीटीआई ने कहा कि अच्छा कि हमारी 3 शराइत हैं, चलें आप ऐसा करें, एक मान लें हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप उनको छोड़ दें और मेरी रिहाई को यकीनी बना दें। आपको नहीं लगता है कि मुज़ाकरात का आगाज तो हो रहा था और सामने वाली पार्टी बार बार मुज़ाकरात चाह रही थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने कोई लचक नहीं दिखाई? नहीं, देखिए, हुकूमत तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मियाँ शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो ओथ ली तो उन्होंने कहा कि हमारा मीसाके मफाहमत होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि भाई आप एक कदम आए, हम 2 कदम आएंगे। तो आप डिमांड्स वो देते हैं जो अदालतों के अंदर हैं। देखिए, अदालत आप अगर जेल में हैं तो आपकी रिहाई अदालत के थ्रू ही हो सकती है। अच्छा। आप आए, आप ये शर्त क्यों देते हैं कि आप इस तरह आप उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे? आप बैठे, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। आपने ओथ ले ली है, आपने सारे इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, सदर के, चीफ मिनिस्टरों के, प्राइम मिनिस्टर के, आपकी एक हुकूमत है एक सूबे के अंदर, आप आर्गन है, आप एक एसेंशियल पार्ट हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हुकूमत है, फेडरेशन और सारे सूबों की। तो उसके अंदर आप तो धमकियां देते हैं कि हम कफन बांध के आएंगे, यलगार करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी माजरत के I साथ don't know, सेनेटर अब्दुल ये कयूम साहब, पॉलिटिकल लैंग्वेज जो तो हमने नहीं है, सिचुएशन तो देखी इससे है, तो बात आगे नहीं चल सकती। जब जब पीटीआई अगर इस किस्म की धमकियां लगाती है या इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, तभी हम देखते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई ना कोई सुनबुन हमें नजर आती है। इसके अलावा अगर अभी वो ठंडे होकर बैठे हैं या अभी खामोश हैं, अभी फिलहाल किसी किस्म के एहतजाज की कोई कॉल नहीं है, फिर हम देखते हैं कि सुबकी है, कोई बात नहीं करता मुज़ाकरात की, और बार बार मोहसिन नकवी भी मंजर यहाँ पर आके कहते कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं होगी। तो जब बातचीत नहीं होगी तो फिर ये कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखो, आई कैन अश्योर यू कि मुज़ाकरात की सीरियस ऑफर आए और उसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो होनी चाहिए और होगी। देखिए, हुकूमत जो होती है ना, वेयर एज उनके पास स्ट्रेंथ होती है पार की, बट एट द सेम टाइम हुकूमतें कमजोर होती हैं, ठीक। बिकॉज हुकूमतों ने मुल्क को चलाना है जी। और अपोजिशन को भी साथ लेके चलना है। और वो बहुत सी चीजें वो नहीं चाहते बलवे हो मुल्क के अंदर, वो ठीक चाहते है। हैं कि हमारे टाइम के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, पीसफुल हो, ये टेररिज्म खत्म हो, ताकि हम अगले इलेक्शन में जाएं तो फिर वोट मांग सके। तो ठीक। कोई हुकूमत भी ये नहीं चाहती। तो इसलिए आई कैन अश्योर यू, जाहिरन बयानात जो भी आए, अगर सीरियसली तहरीक इंसाफ आपस में मिलना चाहते हैं अच्छा, तो आपने मेरे ख्याल में सीरियसनेस जरूर के हवाले होने से बात चाहिए। की ना, तो बानी पीटीआई ने कल बैरिस्टर गौहर के थ्रू ये मैसेज कन्वे भी किया कि आप लोग इन मामलात को पार्लियामेंट में लेकर जाएं, जितने भी उनके शहदा हैं, जिस हिसाब से भी वो लोग बात कर रहे हैं या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात से वहाँ पर इस मामले को टेकअप करें। अगर बैरिस्टर गौहर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस मामले को टेकअप करते हैं दोनों ऐवानों में, तो आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे और मुज़ाकरात की ऑफर करेंगे? या देखिए, फॉर श्योर ये तो मेरे ख्याल है बानी जो हैं इमरान खान साहब, ये एक अच्छी एडवाइस है, काबिल तारीफ है कि वो कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट में उठाएं पॉइंट्स और आगे से सुनेंगे भी उसका जवाब। यानी हुकूमत भी तो ये कहेगी ना कि देखिए ये बलवे करने के लिए आप आए, इससे पहले आपने रेड जोन क्लियर दाखिल हुए तो आपने पीटीवी पे हमला भी किया था, आपने एसएसपी को मारा भी था, आपने सारी गड़बड़ हुई थी। तो आप अंदर बैठ के बात करें। और अभी भी ऐसे बयानात दिए कि 178 और 278 लोग हलाक हो गए, ये वो। देखिए, ये मुल्क की फाउंडेशन को हिला देने वाली बात है कि जी गोलियां बरसाई और जो सारा इल्जाम है अफवाज। आप इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंटें देने के बाद आपके पास अपने स्पोक्स पर्सन है, आपकी एक पार्टी है, आपने हुकूमत की है, तो बैठ के सोच समझ के एक बात सबूत के साथ करें और फिर उस पर रुक जाए। अभी ये 12 के ऊपर आए हैं, वो भी बड़ी काबिल अफसोस है और उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए मेरे लिए भी बड़ी ताज्जुब की बात है रेंजर्स को ना भूलें और पुलिस वालों को भी ना भूलें जिनको शहीद किया। कहा कि ये बड़े ही अफसोस की बात है अगर पीटीआई 12 लोगों के हवाले से बात कर भी रही है, और आप जैसे तजुर्बेकार सियासतदान से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। लास्टली बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फैसल वावड़ा साहब, जिस यूं कह लीजिए कि मुक्तदरा के कैंप से उनको समझा जाता है, या जहाँ के भी वो यूं कह लीजिए कि हरदिल अजीज एक सेनेटर हैं,
آج کل ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہم شاید اینکرز حضرات تو سمجھنے سے قاصر ہیں. آپ بتا سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کا ملنا, بانی پی ٹی آئی کی جس طریقے سے انہیں ہمدردیاں ان سے ہونے لگی ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں قومی حکومت کے حوالے سے بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, آپ کچھ بتا سکتے ہیں یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ تو فیصل واڈا صاحب سے خود کوئی ایکسپلینیشن آپ لیں, یا یہ کون مشق اینکر یہاں سراب میر صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ آپ کو صحیح اس کا جواب دیں. مجھے تو نہیں پتا, میں تو نہ میں ایک پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہوں, نہ میں حکومت میں ہوں, میں تو ایک کارکن ہوں پولیٹیکل, اور باہر بیٹھا ہوں. تو میں یہ دیکھتا ہوں ہر کسی کا ایک اپنا رول ہے, پارلیمنٹیرینز کا ایک اپنا رول اور کردار ہونا چاہیے, اور اس کو میرٹ پہ ہم سب کو پرکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. گرینڈ ڈائیلاگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, جو کہ انتہائی امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ سابق رہنما ہیں وہ بھی گرینڈ ڈائیلاگ کے حوالے سے باتیں کرتے رہے ہیں. لیکن بات یوں کہہ لیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس چیز کے خواہش مند تو ہیں, لیکن آن ٹیبل ہمیں ویسی چیزیں نظر نہیں آتی. سجاد میر صاحب, جو باتیں سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے ابھی کہیں, یقینی طور پر کوئی بھی محب وطن پاکستانی چاہتا ہوگا کہ ہاں ایسے ہی معاملات ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے چلے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ٹی وی پر بیان کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں فرنٹ فٹ پر لیڈرشپ معاملات کو لیڈ کر رہی ہے وہ تو کہتی ہے تو ہم تو ان سے بات نہیں کریں گے. کون کہہ رہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے. یہ انتشاری ٹولے سے, فسادی ٹولے سے بات نہیں ہو سکتی. آج بھی آپ نے مریم صاحبہ کی گفتگو سنی ہوگی, کافی اگریسو تھی وہ بھی. نہیں, مطلب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں کہ جتنے بیانات آ رہے ہیں یہ فیک بیانات ہیں, فیک نیوز ہے جو ٹی وی پہ ہم دے رہے ہیں, بظاہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے, کیا خبر ہے, اصل کہانی کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کو آپ سیاست کا حسن کہتے ہیں. یہ ڈرامے لگانا, یہ جھوٹ بولنا, یہ فیک چیزیں چلانا, یہ لوگوں سے تاثر لینا کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے, یہ معلوم کرنا, لوگوں کی نبض پہ ہاتھ تو رکھا نہیں جاتا, اس طرح اندازہ لگانا کہ کیا سوچا جا سکتا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے, اس طرح کی باتیں پھیلانا, یہ تو عام ہوتا ہے. لیکن اصل صورتحال کیا ہے, اصل قصہ کیا ہے, اصل کہانی کیا ہے؟ آپ ابھی بات کر رہی تھی یہ مذاکرات کرنے کی. او بھائی, جو کہہ رہا ہو کہ سارے چور لفنگے لچے ہیں, ان سے میں بات نہیں کروں گا, بات کروں گا تو ان سے کروں گا جو اصل طاقت رکھتے ہیں, اصل قوت رکھتے ہیں. ان سے کون بات کرے گا؟ ایک طرف سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو بیان دے, حکومت کچھ کرے, حکومت کے فائدے میں ہے کہ کچھ مذاکرات ہوں. دوسری طرف یہ ان کے بیانات موجود ہیں کہ سارے چور چکار لفنگے قسم کے لوگ ہیں, ان سے بات نہیں ہو سکتی, میری بات ہو سکتی تو کسی اور سے ہو سکتی ہے. دوسری طرف کہہ سکتے ہیں کہ ہم اصل طاقت جو ہے وہ عوام کو واپس لانا چاہتے ہیں, اصل طاقت ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. یہ لوگ سیاست سے باہر رہیں, وہ کہتے ہیں ہم سیاست سے باہر ہیں, یہ کہتے ہیں سیاست سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, آپ سیاست سے باہر رہو, ہمیں اقتدار میں لے آؤ, بس بات ختم ہو جائے گی. قصہ یہ ہے کہ نہ سیاستدان سیریس ہوتا ہے, جن سے آپ بات چیت کی توقع کرتے ہیں, کوئی دوسرا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ڈرامہ ملک میں لگا ہوا ہے کہ اس میں اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں یا کوئی اور پارلیمنٹ کمیشن بنا لیں, وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ جوڈیشل کمیشن کا کام, جو ججوں کا کام جو ہے, وہ کچھ تحقیق کرنا, انکوائری کرنا تو نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے, وہ فیصلہ کر لے گا فلاں جھوٹ بول رہا ہے, فلاں سچ بول رہا ہے. تو پھر جو کچھ نظر آ رہا ہے, آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہی باتیں کہہ رہے ہیں کہ قبل از انتخابات سمیت تمام مسائل پر بات کرنے کو تیار ہے. اس کا حل یہی ہے, دیکھیے, اس کا حل یہی ہے کہ پروسیس کو چلنے دیا جائے. جو کرتا ہے اس پر قانون کے مطابق جو کاروائی ہونا ہے اس کو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے عدالتوں نے مذاق بنا لیا, عدالتوں کا انصاف کا تقاضے جو ہے پورے نہیں ہوتے, ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. 9 مئی کے معاملے کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عدالتیں بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ایک سویرین پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہ نہیں چلایا جا سکتا. عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے. 1 سال سے ہم اس کو لٹکائے بیٹھے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کلب کھلا, ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک میں ہوتا, کسی بھی جمہوری مہذب کا استعمالی میں کروں گا, کسی بھی جمہوری ملک میں ہوتا تو اگلے دن سزا دے دی جاتی. چلیں ٹھیک ہے سجاد میر صاحب, آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, میں اس پہ رضوان رضوی صاحب کا تجزیہ لے لوں. رضوان رضوی صاحب, سجاد میر صاحب کہہ رہے ہیں جو 9 مئی کے ملزمان ہیں اس کا معاملہ اپنے 1 سال سے لٹکایا ہوا ہے. تو سر پھر مجھے یہ بتائیے گا, اس میں عدالتیں قصوروار ہیں یا حکومت قصوروار ہے؟ کیونکہ حکومت وہ ایویڈنس نہیں دے پا رہی شاید عدالتوں کو کہ جس کی بنا پر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں.
सजाद मीर साहब जो हैं वो हमारे असातिज़ा में शामिल हैं, उनकी बात पे तो मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो सवाल किया है कि देखिए सीधी सी बात है, अगर उनके खिलाफ सबूत दस्तयाब नहीं है तो अदालतें हिम्मत पकड़े, उनको रिहा कर दें, मतलब कहीं तो लगाए ना। उनमें से बेशतर लोग वो हैं जिनको उतनी सजा नहीं मिलनी थी जितनी वो भुगत बैठे हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा भी है कुछ लोग रिहा भी किए गए, पिछले दिनों ईद से पहले हमने देखा कि कुछ लोग रिहा भी किए गए। देखिए असल में मसला क्या है, असल में मसला ये है कि दुनिया के अंदर जंगों के अंदर जब तक शिकस्त या फतह का फैसला नहीं हुआ, मुज़ाकरात उस तरह नहीं होते जिस तरह बानी पीटीआई करना चाह रहे हैं। पहली प्री कंडीशन के साथ दुनिया का कोई मुज़ाकरात नहीं होते कि आप पहले कंडीशन लगाएं कि ये करें। पहले भी अगर आपको याद हो 1 या 2 दफा पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी और पीडीएम की और हुकूमत की पार्लिमानी कमेटी बाहम मिलके बैठे और पहला हुकूमत की तरफ से मुतालबा ये था कि आप अपनी ये प्री कंडीशन जो है, जो कंडीशंस आपने लगाई हैं, ये उठा के साइड पे रख दीजिए, हम एजेंडा तय कर लें, एजेंडे पे एग्रीमेंट कर ले कि हमने इन चीजों पे गुफ्तगू करनी। अच्छा रिजवान रशीद साहब, मुझे आप बताइएगा, क्योंकि बहुत अरसा हो गया ना हम इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद सियासतदानों के पास तो कोई हल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप जैसे तजुर्बेकार, तजियाकार, ये जिन्होंने बहुत अरसे से रिपोर्टिंग की और देखा हुकूमती मामलात को, सर आप लोगों के नजदीक क्या तजवीज़ होनी चाहिए कि कुछ कहीं तो नजर आए ना कि अच्छा चले हुकूमत अगर ये कर रही है तो हाँ हम पीटीआई को भी कहने वाले हों कि देखें ना उन्होंने ये किया, तो जरा आप लोग भी थोड़ा सा जो है ना अपने मामलात को टोन डाउन करें। बैक टू बेसिक, हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा, पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ेगा। ये जो सियासतदान हमारे जो हैं वो अपनी दाढ़ी पकड़ के जुडिशल अफिसरों के या जजों के हाथ में पकड़ा देते हैं ना, और इसका आगाज माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था कि मैं अदालत में जाऊंगा। हालांकि उस वक्त भी पीपल्स पार्टी इनको कह रही थी कि पार्लिमानी कमीशन बनाएं, उसके सामने पेश हो, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनका फैसला था भाई, और फिर उन्होंने भुगता भी। अभी भी वक्त है, हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे, जितने भी फरीक हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उसके अंदर बैठ के एक दूसरे के साथ जो मर्जी करें। अपनी इज्जत किसी के हाथ में देंगे तो उसके फिर अपने मफादात होंगे, वो उसके तहत करेगा। पार्लियामेंट के सामने आप पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामेंट मजबूत होगी, पार्लियामेंट इस मुल्क के लोगों की मतलब आप कह रहे हैं कि वो जुडिशियल कमीशन या पार्लियामेंट कमीशन ये मसाइल का हल नहीं है? नहीं, जुडिशियल कमीशन नहीं होना चाहिए। अगर बनना चाहिए इस पे तो पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। पार्लिमानी कमीशन की कंपोजिशन पे दोनों में बहस होनी चाहिए कि ये पार्लिमानी कमेटी में होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अनवर रज़ा मुझे ये बताइएगा नौबत यहाँ तक पहुंचती क्यों है कि जुडिशियल कमीशन या पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए? सानेहा मॉडल टाउन हुआ, हमने देखा जेआईटी बनी, ये क्या कहते हैं, ये 27 नवंबर के जो भी मामलात हैं इसके ऊपर पार्लिमानी जुडिशियल कमीशन दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हमारे सियासतदान मामलात को नहज पर लाते क्यों हैं? जिसकी वजह से ये सब कुछ बनाना पड़े उसकी वजह को पहले ही जड़ से उखाड़ फेंके। जरिया बहुत शुक्रिया। देखिए ये इस वजह से होता है कि हमारा निज़ाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है और सियासतदान जिस तरह उनकी ताकत है, जो पार्लियामान की हम बैठकर बात तो करते हैं, पॉलिटिकल होना चाहिए, सियासी जमातों को, जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन पार्लियामान कितना मजबूत है ये हम सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और ये कितना मजबूत आगे हो सकता है ये भी हम सब लोग जानते हैं। लिहाजा इसका हल क्या है उसकी तरफ जाना चाहिए, जिससे सियासतदानों ने इसका हल निकालना है। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि ऐसी जब मुल्क में ऐसी हिजानी कैफियत आई और जिस तरह सियासी जमातों के दरमियान इस तरह के मामला थे, तो फिर आप देखिए किसी तीसरी कुव्वत ने, वो ताकतवर हल्के मुल्क के अंदर हों या बाहर इंटरनेशनल कुव्वतें हों, उन्होंने इंटरफेरेंस किया और मुल्क के हालात को बेहतर करने में अपना किरदार अदा किया। हमने माजी में भी देखा कि जो जिला वतन थे फिर आज वो मुल्क के हुक्मरान हैं। हमने अब भी देखा जो जेलों के अंदर थे वो आज ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। तो ये तो हमारी सियासत है। हमें कहने को तो खूबसूरत बातें हम टीवी पर बैठकर कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। आप पार्लियामान और जुडिशियल कमीशन की बात करी थी, मुझे बताइए जो एग्जीक्यूटिव है, हुकूमत के पास तमाम तर इख्तियारात है, क्या जुडिशियल कमीशन अगर बनता है तो जो एग्जीक्यूटिव है वो वहां पर जो रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी कौन कहेगा उसको वो दुरुस्त है या गलत है? पार्लियामान की जरा पार्लियामान की तरफ आ जाइए। पार्लियामान में मुझे बताइए अगर चले इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, बाकी चीजें होंगी, हुकूमत के पास इख्तियारात है, तो वो कमीशन को क्या अपोजिशन तस्लीम करेगी? नहीं करेगी। लिहाजा इसका हल क्या है? देखिए ये बात कहने को तो आसान है कि हमें जमहूरियत को मजबूत करना है, पार्लियामान में सियासी जमातों को बैठकर डिबेट करनी चाहिए। आप बंद कमरे में बैठकर तो गुफ्तगू कर सकते हैं अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन, लेकिन जब बाहर टीवी पर आते हैं तो ऐसे ही एक दूसरे पर तोपे तान लेते हैं। आप हैरान होंगे कि जब ये कमरे के अंदर बैठते हैं तो लगता ही होगा कि इनमें इतने शिरो शकर हो जाते हैं, लेकिन मुल्क के लिए ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता?
सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। आप तमाम और ये बिल्कुल वही पॉइंट है अनवर आजाद जो मैंने अपने गुफ्तगू के आगाज में भी रेज किया था कि टीवी टॉक शोज में बैठकर सियासी रहनुमाओं का रद्द अमल कुछ और होता है, और जब भी ये किसी बड़े मजमे में अपने सामने किसी ऑडियंस को देखते हैं तो उनके बयानात बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन आप जरा जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बात कर रहे हैं ना, मैं सजाद मीर साहब का सरा लेना चाहती हूँ फैसल वावड़ा साहब के हवाले से। सर, चाहते तो हम सभी यही है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम जो है वो मजबूत हो, लेकिन हर निज़ामी हुकूमत में हर वज़ीर आज़म को और उसकी काबीना को ये धचका लगा रहता है, ये दर्द सताए रहता है कि खुदा ना खास्ता उसकी हुकूमत का धड़न तख्ता ना हो जाए। साल डेढ़ साल गुजरने की बात होती है। अभी भी जिस कैंप से फैसल वावड़ा का ताल्लुक है, या जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हो रही है, कहीं ना कहीं वो बानी पीटीआई के लिए भी अपनी हमदर्दियां जो हैं वो बढ़ चढ़कर टीवी टॉक शोज में बयान कर रहे हैं। सर, ये इशारा किस तरफ जाता है, या क्या कुछ, या बैकडोर कुछ ना कुछ चल रहा है? ये बैकडोर का लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने, और जमहूरियत की बात भी बड़ी शानदार इसके साथ लगती है, और बीच में फैसल वावड़ा आ जाता है। आप बताइए, जब फैसल वावड़ा बात करते हैं और बताते हैं कि यूँ होने वाला है, यूँ होने वाला है, ऐसे होने वाला है, ये जमहूरियत की निशानी है, और इसी को आप बैकडोर कह रहे हैं। और ये जमहूरियत की कम से कम निशानी नहीं है। मैं बुरे अलामत नहीं समझता पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें अगर कोई आदमी ये रोल अदा कर रहा है तो अल्लाह उसको कामयाब करे और हमें कोई अच्छे दिन दिखाए, और वो सारी बातें जो ख्वाबो ख्याल नजर आती हैं पूरी होती दिखाई दें। लेकिन ना आप इसको जमहूरियत कहें, ना इसे आप कुछ और नाम दें, ना कुछ और ख्वाब देखें, बल्कि ये देखें कि हो क्या रहा है, जिसे कहते हैं बैकडोर या पस मंजर में क्या हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है। लड़ाई कोई दो पार्टियों के दरमियान नहीं है, यानी ये दो लोगों को वो चोर चक्का कहता है, उसके साथ उसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई जिसके साथ सबको मालूम है, उसी के साथ उसको फैसला करना है, और उसके साथ फैसला करने की उसमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। उसका ख्याल था मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए उसने 9 मई किया था, और ख्याल था कि इस ताकत के जोर पर, इस कुव्वत के जोर पर मैं फौज के अंदर एक इनकलाब ले आऊंगा, यानी इनकलाब का मतलब बगावत पैदा कर दूंगा, साफ लफ्ज़ में बयान करूं। वो कर नहीं सका। वो अपने इस इरादे का इज़हार पहले ही कर चुका था, आर्मी चीफ के तकर्रर से पहले ही, कि इसके सिवा किसी को चाहे मुकर्रर कर दो, मुझे इतराज़ नहीं होगा, इसको नहीं करो। और इसको क्यों नहीं करो? इसलिए कि जब ये ISI चीफ था तो इसने मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट दी थी, और इस रिपोर्ट की वजह से सारी सूरत खराब हुई थी। पूरी कहानी मौजूद है। आप 1 to 1 लड़ाई ले रहे हैं, और लड़ाई भी ले रहे हैं कि सियासी आदमी होते हुए, दावा करते हुए कि मैं सियासी आदमी हूँ। आप उन लोगों से लड़ाई ले रहे हैं जो गैर सियासी हैं, और जहां ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो आप समझते हैं कि मैं ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ताकत के जरिए से उस ताकत तक गिरा दूंगा। भाई ये लोग तो बात नहीं बनती ना जी। पाकिस्तान में बहुत से नुकसान किए होंगे फौज ने या दूसरी ताकतों ने, लेकिन अब जब तक पाकिस्तान उस वक्त तक बाकी है जब तक फौज बाकी है। ठीक है सरदार मिर्ज़ा, पॉइंट आपका आ गया। पाकिस्तान की मुझे क्विकली ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आऊंगी तो इंशाल्लाह गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि फैसल वावड़ा साहब आखिर चाह क्या रहे हैं, या जिनसे भी उनकी मेल मुलाकातें हो रही हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने यही कहा था कि जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल वावड़ा की फुर्तियाँ आखिर किस ज़मरे में हैं, और पिछले 5-6 दिनों से जिस किस्म के बयानात वो टीवी टॉक शोज़ में बैठकर दे रहे हैं, उनका लब्बो लबाब क्या है। रिजवान रज़ी साहब, आपको याद होगा 24 नवंबर की शाम मोहसिन नकवी साहब भी एक मीडिया टॉक कर रहे थे डी चौक के मकाम पर। उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू का सारा महवो मरकज़ जो है वो बुशरा बीबी को रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि एक औरत जो है वो फसाद की जड़ है, वो ये करवा रही है, वो करवा रही है। फैसल वावड़ा भी बुशरा बीबी पर ही अपनी तोपों का जो रुख है वो किए हुए हैं, और बानी पीटीआई के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि उनको बचाने के लिए मुझे भी किसी भी फोरम पर जाना पड़ा, किसी के पांव तक पड़ने पड़े तो मैं पढ़ूंगा। अब इतनी मोहब्बत अचानक ममता जाग पड़ी है। हाँ। तो मुझे तो वो याद आ गया, फैसल वावड़ा साहब को देख के वो दरख्वास्त याद आ जाती है जो हमने बचपन में लिखना सीखी थी, छुट्टी की दरख्वास्त, जिसके आखिर में लिखा जाता था योर्स ओबीडियंटली। तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो योर्स ओबीडियंटली हैं। उन्हें जो कहा जाता है वो ईमानदारी से बिला कमो कास्त कोई गलती किए बगैर आगे बयान कर देते हैं। तो जाहिर है कि वो इस वक्त बज़ाहिर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की सूरत एक नज़र आती है,
مثلا گنڈاپور صاحب نے پنجاب پی ٹی آئی کے عہدیدار مہر شرافت کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے اور جو لیک ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک یوٹیوبر ہیں عمران ریاض خان, ان کے بارے میں بھی ایسی ہی زبان استعمال کی ہے. وہ بھی کوئی صوتی فیتا جو ہے وہ گھومتا پھر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو ایسی صورت کے اندر کچھ ایجنٹ پرووکیٹو جو ہم نے جرنلزم کے اندر پڑھا ہوا ہے وہ ایکٹیو کیے گئے ہیں, اور فیصل واوڈا از ون آف دیم, جو کہ اس خلیج کو پاٹنے کی بجائے خلیج کو بڑھانے کے لیے سرگرم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کام نہ کریں تو کم از کم ہماری ملک کی سیاست کو مضبوط ہو لینے دیں. پی ٹی آئی کے اندر اگر اختلاف ہے تو اس اختلافات کے بعد وہ اختلاف کا تو معاملہ سمجھ آ گیا. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میل جو ملاقات ان کی ہو رہی, کل بھی میں ٹی وی چینل پر دیکھ رہی تھی کہ 8 بجے کا شوٹ چل رہا تھا اور 3070 کی ویڈیو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور واوڈا صاحب کی تصویر چل رہی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ سینیٹر فیصل واوڈا کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات. اتنی اہم خبر تو نہیں تھی کہ جس کے اوپر آپ کو سائیڈ ونڈو دینا پڑتی. جی میں عرض کروں کہ وہ کن کے ووٹوں سے منتخب ہوئے سندھ سے سینیٹر؟ یہ تو آپ مجھے بتائیں. پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں نا, اور وہ اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو جا کے مل رہے ہیں تو اس میں چمبے کی کون سی بات ہے. لیکن وہ خبر اس لیے ڈسپلے کی گئی کہ آج سے پہلے ان کی ایسی کوئی ملاقات سامنے نہیں آئی اس پارٹی کے چیئرمین سے جس نے انہیں باقاعدہ, جس کے ایم پی ایز نے انہیں ووٹ دے کے منتخب کروایا ہے. تو اس لیے شاید اس کو اہمیت دی گئی ہو. اور ویسے بھی فیصل واوڈا صاحب نے کسی نہ کسی چھتری پہ تو بیٹھنا ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. انور صاحب, جو رضی دادا نے بھی بولا, یہی آپ کے نزدیک بھی یہی لب لباب ہو سکتا ہے ان کی میل ملاقاتوں کا, یا آپ کا پرسپیکٹو خبر کو دیکھنے کا نظریہ اور تجزیہ تھوڑا سا مختلف ہوگا؟ کیا آپ کس حد تک اگری کریں گے آپ؟ دیکھیے رضی صاحب جو ہے نا وہ دبے لفظوں میں اپنی بات کرتے ہیں, کھل کر بات نہیں کرتے, اور انہیں پتا ہے کہ یہ کیوں کر ملاقات ہوئی. وہ بھی اتنی ہی بات کرتے ہیں اور جتنی کہی جاتی ہے. اچھا, اور دوسرا یہ دیکھیے, ذرا غور کیجئے ذرا آپ کے جو طاقتور حلقے ہیں, ہمیشہ سے سیاستدانوں میں ایسے کریکٹرز موجود رہے ہیں جو ان کے قریب رہنے کے لیے تمام اخلاقی اور جمہوری حدوں کو پار کرتے ہیں. ذرا اس کو غور کیجئے. دوسری بات, کیا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں ہے, بانی پی ٹی آئی نے کوئی مینڈیٹ دیا ہے کہ یہ ان کے اندر کے اختلافات اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ حلقوں سے ان کے قریب لانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے؟ ذرا غور کیجئے کہ یہ کیوں کر کیا جاتا ہے. پاکستانی سیاست میں جب آپ نے کسی اہم ایشو سے توجہ کو ہٹانا ہو اور میڈیا کو کسی ایک طرف لے کر جانا ہو تو پھر اس طرح کے کریکٹرز اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اور ماضی میں جنہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کو پتہ ہے سچ ثابت ہوا. اس لیے تمام دیکھیں الیکٹرانک میڈیا پر, لیکن ایک پوائنٹ لے لیجئے تاکہ آپ اپنی گفتگو آگے مزید بڑھا سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری جو عوام ہے وہ سیاسی طور پر اتنی بالغ ہو چکی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ شاید ہماری توجہ ہٹانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ, اس سے عوام کو کچھ پتہ چلے یا نہ چلے, لیکن آپ ذرا غور کیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, انتہائی رسپانسبلٹی سے رانا ثناء اللہ انتہائی زیرک اور سمجھدار سیاستدان ہیں. آپ دیکھیے سب سے پہلے کیبنٹ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں, جو کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی بات کی گئی, یہ پاسبل ہی نہیں تھا. یہ صرف اس لیے کی گئی کہ آپ ایک ڈیبیٹ کو جنریٹ کر لیں, وہ ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس کے بعد آپ دیکھیے قومی حکومت کا ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا. اب آپ آئیے, اب پی ٹی آئی کے درمیان اندر کے اختلافات اور بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کا اضافہ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا اس پروٹیسٹ کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, اضافہ ہوا. پھر میں نے آپ کو انٹرنل ارینجمنٹ میں, ایسے انٹرنل ارینجمنٹ کی بات نہیں کرتا, یہ کوئی ٹرم نہیں ہے. میں کسی خبر کی, کسی انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو یہ مخصوص ورڈز یوز کرتا ہوں کہ انٹرنل ارینجمنٹ کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو چیزیں آپ نے اپنے, اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو نیریٹو تھا جو جامع ہونے والے کارکنان کا تھا, انٹائرلی چینج ہو گیا بیرسٹر گوہر کے اس بیان سے, اور انہوں نے جس طرح لا تعلقی کا اظہار کیا. آپ ایک اچھے الفاظ میں بھی یہ بات کر سکتے تھے. ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ لاشوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ نے انہیں کہا ہم ان کو ڈس آن کرتے ہیں. پارٹی کے بڑے لیڈران ہیں جن کا نام تھا, جس کو انہوں نے ڈس آن کر دیا.
आप अपने सेक्रेटरी इत्तलात को, जनरल सेक्रेटरी को डिसऑन कर रहे हैं। अच्छा, उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि आप देखें इंटायरली जो बयानिया था गवर्नमेंट का वो प्रवेल कर गया, उसको तकवीयत मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा, सोशल मीडिया पर भी और हुकूमत के सामने। अब आप यकीन जानिए उनके इस बयान के बाद और इस धरने की नाकामी के बाद हुकूमत जो है वो मजबूत हुई है, उनका बयानिया मजबूत हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा। कल मैंने एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर किया था, आप देखिए जरा जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी उसमें और जो बैरिस्टर गौहर की जो थी स्टेटमेंट उसमें और इवन के आज जो उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई उसमें ये गुफ्तगू मंजर आम पर आई कि खान साहब ने ये कहा कि मुझे जो कल बताया गया वो शायद मुकम्मल नहीं आगाह किया गया था। एनीवेज, हुकूमत किस हद तक मजबूत हुई है और किस हद तक मजीद मजबूत होना चाह रही है, इस पर भी प्रोग्राम में कर बात करेंगे, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन के हवाले से मामलात और फेक न्यूज़ के हवाले से पीके एक्ट में जो मजीद तरमीम होने जा रही हैं उस पर अपने सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब का सबसे पहले तज्ज़िया लेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। नाज़रीन, पीका एक्ट में तरमीमी बिल के हवाले से कुछ हुकूमती तजावीज़ मंजर आम पर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि मामलात को मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। अब हमें तजावीज़ कहें या हुकूमती ख्वाहिशात कहें, ये अभी इस बारे में आप लोगों ने खुद ही फैसला करना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फ़ेक न्यूज़ देने वाले को 5 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा होगी। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी रियासती इदारों को खिलाफ काबिल नफरत मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। ऐसा होना भी चाहिए। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रजू भी किया जा सकेगा। अच्छा, पीका एक्ट में से पहले भी कुछ तरामीम हो चुकी हैं, मजीद भी कुछ जो है वो ऑन द टेबल है। लेट्स सी ये बिल की सूरत कब इख्तियार करता है। सजाद मीर साहब, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये वाकई फेक न्यूज़ पर काबू पाने का मिशन आपको नजर आ रहा है या फिर हुकूमत सियासी मुखालिफिन को मजीद और दीवार से लगाना चाह रही है? देखिए, आज़ादी इज़हार पर पाबंदी तो कोई पसंद नहीं करता और कोई अच्छी बात है भी नहीं। ये दुरुस्त एक बात है कि इकबाल ने कहा था कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ पर रुकावट पैदा करते जाएं। सच बात को भी आप फेक करार देकर उसका रास्ता को रोकना चाहें या फेक न्यूज़ के नाम पर आप अपने सियासी मुखालफों को भी निशाने पर रखना चाहें, तो इसके लिए कानून साजी ज़रूर की जानी चाहिए, होनी चाहिए। जिसे ये लोग महज़ब मुल्क कहते हैं, पता नहीं महज़ब से इनकी क्या मुराद होती है। उन मुल्कों में यकीनन पाबंदियां हैं, उन मुल्कों में ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो इस बात से रोकते हैं कि वो बातें ना फैलाई जाएं जो मायूब होती हैं, या वो बातें ना फैलाई जाएं जिन बातों के गलत नताइज निकलते हैं, या वो बातें ना फैलाई जाएं जो बुनियादी तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसका कुछ तरीका इख्तियार करना चाहिए। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो निज़ाम मौजूद है, जो तरीक़ेकार मौजूद है, उसके नतीजे के तौर पर आमतौर पर समझा जाता है कि ऐसी चीज़ें सियासी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अब इन दोनों चीज़ों के दरमियान बैलेंस कैसे कायम किया जाए, कैसे ऐसे कानून साजी की जाए जिससे इज़हार का पर अमल करने वाले अदारे जो हैं, लोग भी हैं, अफराद जो हैं, वो भी मुतमईन हो जाएं और आपका काम भी पूरा हो जाए। ये ना हो कि आप इसको सियासत का एक तरीका बना लें और सियासत अपने सियासी मुखालफों को बेंच चढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये ना हो कि आप चलते फिरते एक आदमी को पकड़ लें और पकड़ कर उसको अंदर कर दें, और करने के बाद जब सारा मुल्क शोर मचाए तो आपको रात गए अदालतों के जरिए उसको छोड़ना पड़े। इशारा वाज़ेह है जिसकी तरफ मैं कर रहा हूँ। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई महज़ब तरीका नहीं है। अच्छा, आपको अगर कानून साजी नहीं इशारा दिया है, वहीं पर एक और सवाल भी मेरा ले लीजिए इसी मामले से रिलेटेड, कि आपको नहीं लगता कि चले एक तरफ तो पीका एक्ट के तहत हुकूमत ये सब कुछ करना चाह रही है, लेकिन दूसरे तरीके में अगर वो खुद भी अपने गिरबान में झांक कर देख ले, कम से कम इतनी जुर्रत तो पैदा करे कि अगर उसको पता है कि कोई सहाफ़ी या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी व्लॉगर कोई गलत मामले को गलत तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा भी वही बनाना चाहिए जो कि वो कर रहा है, बजाय इससे कि आप उसको दीगर दूसरे मुकदमों में उलझा के रख दें। और आप में से बेशतर साहब रिजवान रज़ी साहब, आपने भी ये मसाइल भुगते हुए। सजाद मीर साहब, नहीं, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये नहीं कि मुकदमा बनाना चाहते हैं फेक न्यूज़ का, बना दें आप मंशियात का कि इसको आइस निकली है, इसके अंदर से फला निकला, वो निकला है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। और ये जो काम हमारे यहाँ हो रहा है, मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा था कि ब्यूरोक्रेसी को आता नहीं अभी तक, अभी
मुनासिब तरीके से इंसाफ पर मबनी कोई ऐसा मुकदमा बनाना जो कि फेक न्यूज को रोक सके। नतीजा क्या है, हम कानून बनाते हैं और फिर उलट सुलट बातें करते रहते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं। रजी साहब बैठे हुए हैं, किस चीज में पकड़े गए थे? ये कोई बात थी? वो इन जैसा आदमी, मुहब्बे वतन आदमी पकड़ लिया, कोई बात पूछे, कोई वजाहत मांगे कि भाई अगर आपने पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, वजाहत करो। तो आज तक कोई किसी के बात का जवाब नहीं है। ये यानी कि इसके लिए जवाब देना चाहिए उन तमाम अदारों को जो इन कार्रवाइयों से गुजरते हैं। बिल्कुल, मैं रिजवान रज़ी साहब का ही तज्जिया ले लूं। रिजवान रज़ी साहब कहते हैं कि जिस आग में हम खुद झुलसे ना, खुद जल जाएं, हमें उसकी तकलीफ का और उसके तजुर्बे का अंदाजा होता है, और इसीलिए जब दूसरों के साथ ये मामलात हो रहे होते हैं ना, तो हमें वो तकलीफ पहले महसूस होती है, क्योंकि आप ये सब कुछ अभी तक भुगत रहे हैं। इसके नताइज हुकूमत मजीद संगीन और सख्त करने जा रही है। अभी तक तो आपका छुटकारा नहीं हुआ इन तमाम डकोसले केसेस से, तो आपकी खुद की इसके ऊपर राय क्या है? अपनी सहाफती कम्युनिटी को जरा सामने रखकर इस पर अपनी राय दीजिए। देखिए, मैं किसी कम्युनिटी की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं अपनी बात करूंगा। और ये जो कानून हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये हमारे ऊपर यानी झूठ तो नहीं रोका जाना, जो हमारे रियासती इदारों की सलाहियत है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। हम सारे जो इस वक्त बैठे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, हम कंटेंट के लोग हैं। FIA ने साइबर क्राइम विंग कायम किया और उसके अंदर BS कंप्यूटर साइंस और MS कंप्यूटर साइंस के लोग भरे। मैंने जब मुझे पकड़ के ले गए और कुछ लोगों ने अपना तारुफ करवाया कि हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, मैं क्या, अल्लाह के बंदो, आप उसके तकनीकी महासन के ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन इस फिक्रे का क्या मतलब है? ये या तो मैं बात कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है, या कानूनदान बात कर सकता है, जज बात कर सकता है। आप कम से कम कॉम्पिटेंट नहीं है बात करने के लिए। हुकूमत जो भी करती है, अब देखिएगा ये जो साइबर अथॉरिटी बनने जा रही है, इसमें फिर कंप्यूटर साइंस के PhD भर दिए जाएंगे। भाई उसकी ये जगह नहीं है। यही हमारा हाल पैमरा के साथ हुआ है। पैमरा के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन के और इंफॉर्मेशन के लोग भर दिए। भाई ये ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम था ना इंफॉर्मेशन का काम था, ये कंटेंट एनालिस्ट का काम था वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, इसकी बुनियाद के ऊपर वो लोग ज्यादातर लपेट में आएंगे या रगड़े जाएंगे जो कि सच बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, मुआशरे की खिदमत करने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो लोग शर फैला रहे होंगे, अनारकी पैदा कर रहे होंगे। आप देखिएगा उसके पास से ये कानून चुपके से, खामोशी से गुजर जाएगा। ये पता नहीं क्या हमारे कानून के अंदर एक खराबी है या उसके इतलाक के अंदर। अब आप देखिए ना, मतीउल्लाह जान की बात हुई, उनके खिलाफ उनके एक इंटरव्यू पे एतराज था, मुझे भी था। मैंने उनके उस इंटरव्यू के खिलाफ एक पूरा वीलॉग किया और उसमें मैंने उसे टेक्निकली डिस्कस किया कि भाई ये पेशावराना आपने गलतियां की हैं और ये कंटेंट की गलतियां हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, उनका विलाग ज्यादा देखा गया, बल्कि मेरे विलाग से 10 गुना ज्यादा देखा गया। ओके, वेल एंड गुड। अब उनके खिलाफ जब आप पर्चा बनाने बैठे हैं, तो वो जो पर्चा जिस मुंशी ने लिखा है या जिस हवालदार ने लिखा है, वो क्या होता है जी, पुलिस के अंदर मुहर्रर ने लिखा है, उन मुहर्रर साहब को उस डेलीगेसी का पता ही नहीं है कि जो कंटेंट के साथ या जो उस इंटरव्यू के साथ मुंसलिक है, तो लिहाजा उन्हें जो समझ आई होगी उन्होंने आइस पा दी थी, मंशियात पा दी थी। तो मेरा मतलब ये है कि ये हमारे यहाँ जो कैपेसिटी का फुकदान है, सलाहियतों का फुकदान है, और एक तो फुकदान होता है, दूसरा हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते। और अगर कोशिश करते हैं तो फिर इस तरह करते हैं कि जहाँ पे MPhil या PhD मैस कम्युनिकेशन का बैठना चाहिए, वहां पे हम BS या MS जो है वो कंप्यूटर साइंस का बैठा देते हैं। इसी मामले के एक और अलग पहलू, अनवर रजा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम अपने बुनियादी हुकूक गिरदानते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद हालात मजीद और जो है ना वो टाइट किए जा रहे हैं लोगों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनते हुए देर नहीं लगती ना। एहतजाज में अगर आप शरीक हो रहे हैं जी, 3 साल कैद की सजा सुना दो क्योंकि वहां पे दफा फलानी का नफाज है, दफा फलानी का नफाज है। अच्छा जी, जो दोबारा शिरकत अख्तियार करेगा उसको 6 साल सुना दो। अब यही सब कुछ पीका एक्ट के हवाले से भी हो रहा है जी। फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद, 5 साल मानी रखते हैं। पहले तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फेक न्यूज है या नहीं है। और फिर वेरी सॉरी कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, 2-3 दिनों से जो भी 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के दरमियान होता रहा, बाज़-औक़ात कई मकामात पर तो खुद उनके पास चीजें मौजूद नहीं थी, हकायक वैसे नहीं थे जो वो लोगों को आगाह करते रहे हैं। क्या हुकूमत भी अपनी गिरबान में कभी झांक कर देखेगी?
ज़रिया, मैं आपको ना एक वाक़या कोट करता हूँ, उससे हमें समझ आ जाएगी। ये तो सियासी मुखालफिन और सहाफ़ती मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। उसकी मिसाल से वाज़े करूँगा, दलील दूंगा। अतर मिन्नाल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और फरतुल्लाह बाबर साहब आए। जब पैका आर्डिनेंस में तरमीम की गई तो खान साहब की बात करूँ, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। तो ये भागे भागे हम सहाफ़ती तंजीमों में हमारे साथ आके खड़े हो गए कि जी हमने भी इस पर पिटीशन फाइल करनी है, हमें भी। तो अतर मिन्नाल्लाह साहब ने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून ने पैका ऑर्डिनेंस जो था वो लाए थे, ये कानून आपने बनाया, अब आप इसकी जद में आए हैं तो आप भागे भागे अदालत आ गए, आप जाइए पार्लियामान के अंदर अपना काम कीजिए, ये सहाफ़ती तंजीमों का काम है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जर्नलिस्टों के केसेस में बहुत कुछ देखा है, FIA को बहुत करीब से देखा है। मैं आपको वसूख से ये बात कहता हूँ, इस पे भी फर्द जुर्म मुझ पे भी लग जाएगी कि देखिए ये सिर्फ सियासी मुखालफिन के लिए और अपनी मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। मुझे बताइए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने कोई फेक न्यूज़ की है तो आप उसके मुताबिक उसको ट्रीट कीजिए। जब आप इस तरह के मुकदमात करेंगे तो जग ऐसाई होगी आपकी, इंटरनेशनली आपकी गवर्नमेंट की बदनामी होगी। कवानीन मौजूद हैं, इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं, आप उनका गलत इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे कानून की कोई हैसियत नहीं रहती। लिहाजा नए कवानीन बनाने के बजाय आप देखिएगा। और एक और बात अभी आपको बता दूं, ये ज़रियाब ये जो आप तरमीम करने जा रहे हैं पैका में, ये चैलेंज होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं आपको अब से बता रहा हूं क्योंकि हम सहाफ़ी तंजीमें से समझते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है और ये मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे जो तरमीम हैं वो लाई जा रही हैं। लिहाजा इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जरूर चैलेंज किया जाएगा। तो अब मेरे पास लास्ट मिनट है सजाद मीर साहब, आपके तज्जिए से मैं इसको अपने आज के मामले को समअप करूंगी, कंक्लूड करूंगी। आप क्या देंगे आप हुकूमत को तजवीज़? बड़ा सहाफ़ती तजुर्बा रहा है, हम सब ने आपसे बहुत सीखा है कि ये हुकूमत जो है चले सियासी मुखालिफिन को तो आड़े हाथों लेना चाह रही है, अपने सहाफ़ी मुखालिफिन को भी अब इसी तरीके से बंदूक की नोक पर रख लेगी। देखें, बात यह है कि हमारे पार्लियामेंटेरियन को कानून साजी आती ही नहीं। आज तक पिछले 10-15 साल की कानून साजी या आइन साजी देख लीजिएगा, हर एक में फला रह गया है। तो इनको चाहिए कि नया कानून जो भी बनाना चाहिए उसके लिए माहिरीन की खिदमत ले और ऐसे कानून बनाए जिस कानून का कोई मकसद हो और जिसकी दुनिया भी तारीफ करे, मुखालफिन की भी तारीफ करे। वो लोग जिनके खिलाफ कानून आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी उसके खिलाफ कोई बात ना कर सके, तब तो बात बनती है, वरना कोई फायदा नहीं है आपकी कानून साजी का। आज कानून बनाएंगे, कल अदालतें उनके खिलाफ कुछ कहेंगी, परसों मीडिया कहेगा कुछ खिलाफ, और देखते देखते वो एक मजाक बन के रह जाएगा। ना अपना मजाक उड़ाइएगा, ना लोगों को एक मजाक बनाइएगा, ना इस सारे खेल को एक एक तमाशा बनाकर सारी जो मकसद इसका है उसको खत्म कीजिएगा। इसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको कानून साजी से पहले कंसल्ट कर लीजिएगा, ऑन बोर्ड रख लीजिएगा ताकि बाद में फड्डा ना पड़े। जैसे कल सैयद कौसर काज़मी साहब भी फरमा रहे थे कि हम तो अभी खुद सीख रहे हैं कि ये फायर वॉल जो है वो कैसे काम नहीं करेगी। तो प्लीज वो एक्शंस लीजिए कि जिनमें आपके पास रहनुमाई मौजूद हो और आप तजुर्बेकार हो और आप उस मामले को करने की हिम्मत और सलाहियत रखते हो, वरना ये ना हो कि आपको अपनी फिर से हाथों से बांधी हुई दांतों से खोलनी पड़े। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।